असलम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योट्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया था कि एक डीएनए का रेप्लिकेशन का एक जनरल प्रोसेस वो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे प्रोकार्योट्स की। ओके, तो लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स बेनिफिशियल लगते हैं, आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, देन यू शुड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। ठीक है, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योट्स। देखो, आपने ये नाम तो सुने होंगे, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। तो प्रोकार्योट एंड यूकार्योट में क्या डिफरेंस है? प्रोकार्योट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे बिखरा पड़ा होता है, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में। लेकिन यूकार्योट्स में क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। और क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। देखो, ये एक प्रोकार्योटिक सेल है, इसका जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये हो गए यूकार्योट्स। ठीक है, ये एक यूकार्योटिक सेल है, इसका जो डीएनए है वो प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस में अच्छी तरह से। और इसका जो डीएनए है तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये तो पता है हमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा शेप, थोड़ी इसकी शक्ल देखते हैं कि कैसा क्या है। तो प्रोकार्योटिक में जो ये डीएनए है ये सर्कुलर शेप का है, ये गोल है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए है वो लीनियर है, ये देखो आपको दिख रहा है, ये लीनियर है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर है, सेम किसकी तरह? जैसे कि ये प्रोकार्योटिक सेल है, सेम इसी की तरह। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जो ये रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। देखो, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो सेल अपने अंदर एक मशीनरी बनाता है, अपने अंदर डीएनए का जो काउंट है वो बढ़ा देता है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल्स में। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में 4-5 बच्चे, 5-6-7 बच्चे मतलब आ गए हैं घर में। ठीक है, अब ये जिम्मेवारी है जो हेड है फैमिली की, उसको ज़्यादा अर्न करना है, उसको ज़्यादा अर्न करना है ताकि उसके बच्चे जो है अच्छे से खा पी जाए, पढ़ लिख जाए। ठीक है, उसको ज़्यादा अर्न करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। सेम उसी तरह एक सेल को जो है अपने आप को, अपने अंदर वो बहुत सारी कॉपीज बना लेता है डीएनए की, ताकि हर जो सेल में है कम ना पड़ जाए। क्योंकि जब डिवीजन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अगर पहले ही उसके पास कम होगा तो बाकी सेल्स में क्या जाएगा? तो ये चीज है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है G1, S, G2, M। ये क्या है? देखो, ये स्टेज है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, ये उसकी स्टेज है। G1 स्टेज में क्या होता है कि जब सेल है ये प्रिपेयर होता है कि अब इसको रेप्लिकेशन करना है, ये तैयारी करता है, ये चीज़ें इकट्ठी करता है। देखो, जैसे हम एक घर बनाते हैं तो हम डायरेक्टली घर नहीं बनाते, उससे पहले हम जो सामान उसका लगता है, जैसे ब्रिक्स, स्टोन वगैरह, सीमेंट, जो भी लगता है, ज़मीन, कुछ जो भी लगता है वो हम पहले इकट्ठा करते हैं। तो वो हो गया G1 फेज, इसमें जितनी भी चीज़ें लगती है रेप्लिकेशन के लिए वो इकट्ठी कर लेता है। एस फेज जो है इंपॉर्टेंट फेज है, ये याद रखना, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में रेप्लिकेशन, सिंथेसिस फेज, ठीक है, एस फॉर सिंथेसिस फेज, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में क्या होता है कि जो सेल है वो अब डिवाइड होने वाला होता है, डिवाइड होता नहीं है, मतलब तैयारी कर रहा है कि सेल को डिवाइड होना है। फिर एम फेज क्या हुआ? एम फेज में माइटोसिस होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड होके 2 हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक रेस्टिंग फेज पे आता है जिसको G0 कहते हैं, और फिर से वो जो सेल्स हैं दोबारा से वही साइकिल चला लेते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब थोड़ी हम हिस्ट्री देखते हैं कि जो रेप्लिकेशन इन डीएनए है ये किसने डिस्कवर किया था। ये डिस्कवर किया था इन 1963 में जे कैरिन्स ने। एक प्रोसेस है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी मतलब कि इसमें एक्सरे का यूज किया जाता है और वो इमेज वगैरह, वो प्रोसेस अलग है जो इसने यूज किया था, इसलिए यूज हुआ था, और उसकी मदद से जो है इसने देखा था कि प्रोकार्योट्स में रेप्लिकेशन कैसे होता है। ये ठीक है।
अब देखो जो प्रोकार्योट में जो रेप्लिकेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम थोड़ा स्टेप्स में पढ़ेंगे। जो प्रोकार्योट है वो कोई उसको नहीं पता कि मैं स्टेप्स में जा रहा हूँ, वो तो कर रहा है अपनी रेप्लिकेशन, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें पढ़ने में ईजी हो जाए, हमने इसको स्टेप्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स आ गए। इनिशिएशन का मतलब हो गया कि अब जो प्रोकार्योटिक सेल है वो स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा प्रोसेस को। इलोंगेशन का मतलब है अब वो चलाएगा, बढ़ेगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। एंड थर्ड इज टर्मिनेशन, मतलब कि अब उसका एंड होने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे आपको कहीं जाना है, आपको इस जगह पे जाना है, आप डायरेक्ट जो है कहीं सड़क पे नहीं खड़ा हो रहोगे, आप एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओगे उस बस के, वो कौन सा है? बस स्टैंड। आप बस स्टैंड पे जाओगे और वहां पे गाड़ी का वेट करोगे, वो आपका इनिशिएशन है। और उसके बाद फिर चलोगे, वो आप इमेजिन करो, रिलेट तो नहीं कर रहे हैं उतना ही, लेकिन आप इमेजिन करो कि वो जो है वो इलोंगेशन है। और फिर जब आप वहां पे पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, वो आपका टर्मिनेशन पॉइंट आ गया। तो ऐसा ही होता है रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योट्स में, क्योंकि रेप्लिकेशन है वो रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होती है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया है डीएनए जो कि सर्कुलर है। देखो रैंडमली रेप्लिकेशन रैंडमली स्टार्ट नहीं होगी, जहां मर्जी आई, यहाँ यहाँ यहाँ, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस से जो है प्रोसेस इनिशिएट होता है। जो उसका बस स्टैंड होता है ना, वो एक स्पेसिफिक रीजन होता है। तो इसका जो स्पेसिफिक रीजन है वो ये है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है ORIC। ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब हम प्रोकार्योट्स पढ़ते हैं, तो ये जो मैं एग्जांपल आपको समझा रही हूँ, ये ई कोलाई की एग्जांपल है। ई कोलाई क्या है? वो भी एक प्रोकार्योट है। तो हम सिर्फ ई कोलाई क्यों पढ़ेंगे, बाकी क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ई कोलाई पे ही ज्यादा काम हुआ है, ज्यादा स्टडी हुई, ज्यादा रिसर्च हुआ है, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये भी ई कोलाई पे हुआ है। क्यों, बाकी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ई कोलाई का जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो उतना बड़ा नहीं है, ज्यादा वास्ट नहीं है। तो और दूसरी बात, ये रेप्लिकेशन फास्ट करता है, इसमें जल्दी सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होती है। तो इसलिए ये बेस्ट जो है सिलेक्ट किया गया ई कोलाई, ताकि तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ई कोलाई का पढ़ रहे हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? प्रोकार्योटिक सेल की। तो ये हर का मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सब में होता है। ओके, अब आओ यहाँ पे फिर से। अब मैंने कहा कि इसको बोलते हैं ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहीं से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से कॉपीज बनेगी। तो अब हम ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसको थोड़ा हम खोल के पढ़ेंगे। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, जब हम इसको देखते हैं अच्छे से, अच्छा इसके अंदर है क्या, तो हमें पता चलता है इसके अंदर 245 बेस पेयर है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया आपको? एंड नंबर सेकेंड, इसमें जो सबसे ज्यादा है वो है 80 एडनिन थाइमिन। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडमिन थाइमिन जो है सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट है। वो क्यों है उसका रीजन मैं अब भी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख लो, ये जो इतना सा है इसको मैंने खोल के रख दिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इसके अंदर 2 मेन सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ये ध्यान से देखना। एक हो गई 13 मर, एक हो गई 9 मर। अब ये 13 मर एंड 9 मर क्या चीज है, ये हम देख लेते हैं। इस ORI के अंदर 2 टाइप की सीक्वेंस है। एक तो हो गई ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है, एक ये जो मैंने इस तरह से लाइंस में लिखा हुआ है। अब ये क्या है और ये क्या है? ये जो है ये सीक्वेंस है, ये इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने हैं? वो 13 हैं। मतलब बेस पेयर कितने हैं? 13 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब यहाँ पे 13 बेस पेयर है, फिर उसके बाद ये रिपीट होके यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह के जो बेस पेयर है वो रिपीट हो रहे हैं 3 बार। 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? 13 मर। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये इसमें ये प्रेजेंट है, ये, और इसमें भी यही 3 बार ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको 13 मर, क्योंकि इसमें 13 बेस पेयर है, इसको 13 मर कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम दूसरे टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में आते हैं, जो ये है। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हो रहा है। और इसके अंदर जो बेस पेयर है वो कितने हैं? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बेस पेयर है? 9 बेस पेयर है। कितनी बार रिपीट हुआ है? ये 4 बार रिपीट हुआ है। तो इसको हम कहेंगे 9 मर। क्या कहेंगे? 4 रिपीट्स ऑफ 9 मर एंड 3 रिपीट्स ऑफ 13 मर। यहां तक आपको समझ में आया ये क्या है?
अब यहीं से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कैसे होगा तो वो हम पढ़ लेंगे। ओराई का आपको समझ में आ गया कि दो टाइप की सीक्वेंस है, 9 एंड 13 उनको ऐसा क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहां तक ठीक है, ओके। अब हम कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूज होंगे एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहले हम वो पढ़ के रख लेते हैं, फिर जब हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम हमारे लिए इजी हो जाएगा वो समझना। पहले हम समझते हैं ना कि मतलब क्या क्या लगेंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर वो अप्लाई करेंगे। तो क्या क्या है ऐसे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स? पहला है डीएनए। तो ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एबीसी से। ए, जो डीएनए है ये क्या काम करता है, ये एंजाइम क्या काम करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है ORI-C को। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? डीएनए। ये आपको नजर आ रही है सीक्वेंस, यहां पे मैंने लिखा है रिकॉग्निशन साइट। ये जो 9 है यही है रिकॉग्निशन साइट। इसका मतलब ये जो डीएनए है, डीएनए प्रोटीन कहां पे आके अटैच होगा? यहां पे, क्योंकि इसका काम ही है रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले जान पहचान होनी चाहिए, तभी जो है आगे काम चलेगा। तो जान पहचान कौन बढ़ाता है? डीएनए। तो वो जान पहचान के लिए आगे कौन खड़ा है? वो है रिकॉग्निशन साइट, जिसको हम 9 कहते हैं, ठीक है। 9। अभी इसका कोई काम नहीं है। दूसरा जो एंजाइम है वो है डीएनए बी। डीएनए बी जो है बेसिकली एक हेलिकेज है। हेलिकेज का जो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था, जो हेलिकेज का काम है वो डीएनए, जो यहां पे आप देख लो, ये जो डीएनए है, ऐसे डीएनए के अंदर जो ये बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाता है। तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक और कॉपी स्टार्ट हो जाती है, इसके ऊपर दूसरी कॉपी स्टार्ट होती है, और रेप्लिकेशन ऐसे ही होती है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? मतलब है ना, हेलिकेज का काम क्या है? वो डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करती है। तो डीएनए बी का काम क्या है? हेलिकेज। तो आई थिंक डीएनए जो बी है वो यहाँ पे, जो हेलिकेज का जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है 13 पे। तो ये अलग, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने के बाद फिर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। फिर थर्ड आता है डीएनए सी। डीएनए सी का क्या मतलब है? देखो डीएनए सी का क्या मतलब है। डीएनए सी जो है वो जो डीएनए बी है उसको असिस्ट करता है, उसको हेल्प करता है, उसको बताता है कि अच्छा यहाँ जाना है, आपको यहाँ आके जो है डीएनए को अनवाइंड करता है। इसकी आपको मैं सिंपल एग्जांपल ये बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास छोटा एक बच्चा है 4-5 साल का, उसको स्कूल जाना है, तो उसको नहीं पता है कि स्कूल का रास्ता कैसे जाना, कैसे, क्योंकि छोटा है। तो आप एज ए पेरेंट उसके साथ जाते हो, उसके स्कूल वहाँ पे उसको छोड़ने जाते हो। तो आप यहाँ पे एक्ट कर रहे हो डीएनए सी, और वो बच्चा कर रहा है एक्ट डीएनए बी, क्योंकि उसको स्कूल जाना, पढ़ना उसको है, फंक्शन जो है, जो जितने भी एक्शन है पढ़ाई वढ़ाई के उसी को कर रहे हैं वहाँ जाके। लेकिन आप उसको असिस्ट कर, आप उसको उठा के वहां पे पहुंचा रहे हो और फिर वापस। तो सेम डीएनए सी का भी यही काम है, ये डीएनए बी को वहां पहुंचाता है, अच्छा बताता है कि ये क्या करना है, वो जगह बताता है रिकॉग्निशन साइट कि आपको यहाँ बैठना है, और फिर खुद चला जाता है, ठीक है। जैसे माँ बाप बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, वैसे ही ये भी जो है इसको छोड़ के यहाँ पे छोड़ के जो है फिर रिलीज हो जाता है। यहाँ तक ये 3 समझ में आ गए? क्लियर है? फिर आता है डीएनए जी। देखो डीएनए जी का काम एक, तो देखो जो डीएनए जी है ये बेसिकली एक प्राइमेज है। क्या है? देखो मैं लिखा भी है, ये प्राइमेज है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्राइमेज एंजाइम का फंक्शन क्या है। देखो जब रेप्लिकेशन होता है ना, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज तब तक नहीं काम करता है जब तक ना उसको 3OH एंड मिलता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब तक ना उसको 3OH एंड मिलता है डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता है। तो वो 3OH एंड कौन लाता है? वो लाता है ये प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या काम करता है? ये एक आरएनए प्राइमर बनाता है। अब ये आरएनए प्राइमर क्या हुआ? आरएनए प्राइमर समझ लो आप 7-8 न्यूक्लियोटाइड्स हुए, लेकिन आरएनए है, मतलब कि उसमें यूरेसिल है थाइमिन के बदले, ये बेसिक पता है आपको। तो ये 7-8-10 न्यूक्लियोटाइड से एक छोटी सीक्वेंस है जिसका एंड है 3OH, जो कि डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए। तो जब उसको 3OH एंड मिल गया तो वो अटैच हो गया, तो फिर से उसने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो डीएनए जी का आपको फंक्शन समझ में आया। तो फिर कैसे ऑपरेट करते हैं वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन अभी आप ये देख लो, ये जो रॉ मटेरियल है वो देख लो, डीएनए गायरेज। जो देखो डीएनए गायरेज का क्या है,
मैं इस पे स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी। देखो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो टेलीफोन की, आप देख रहे हो ये ऐसे कॉइल, पहली कॉइलिंग है, इस कॉइलिंग के ऊपर दूसरी कॉइलिंग है, इसके ऊपर तीसरी कॉइलिंग है, मतलब कि सुपर कॉइलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो सेम ऐसा हो सकता है डीएनए के साथ भी, अगर डीएनए गायरेज नहीं होता। डीएनए गायरेज इस टेंशन को रिलीज करता है, इस प्रॉब्लम को खत्म करता है। वरना आप खुद ही इमेजिन करो, जो डीएनए का स्ट्रक्चर खुद में कितना कितना वो है, एक ऊन की तरह है। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आया कि सुपर कॉइलिंग क्या होती है, ठीक है। तो डीएनए गायरेज का काम ही यही है कि वो क्या काम करता है, इसको रिलीज करता है, इस टेंशन को, सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया आज का लेक्चर, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से प्रोकार्योट सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है ORIC, ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और मैंने बताया कि इसकी स्टेज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में ही जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, ORIC से यहाँ से इनिशिएट होता है। फिर मैंने बताया इसमें 2 टाइप के सीक्वेंस है, एक हो गया 13 मर, एक हो गया 9 मर, और इसके अंदर 80 रिच। ये जो 80 रिच 80 क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी। और इसमें जो है प्रोटीन्स है, DNA A, DNA B, C, G, गायरेज। तो ये हो गया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम पढ़ेंगे उसमें कि जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।